चलिए, welcome back on a fresh day and let us resume with our lecture on solution. In the last lecture, we had discussed some numerical problems based on the concept of Vento factor and colligative properties. हमने कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी थी. मैं बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करता हूं और आज हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को और डील करने की कोशिश करेंगे. बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डील फ्रॉम आवर स्टडी पैकेज. प्लीज ओपन इट, ओपन योर स्टडी पैकेज एंड स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 54. Let me open also and let me first write the question. सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. चलिए, if the degree of ionization of KCl in KCl का we are given with molecular weight in water at 290 Kelvin is 0.86. Then calculate the mass which must be added up to 1 decimeter cube of aqueous solution to be isotonic with 4% weight by volume glucose solution. Volume solution of glucose at same temperature. चलिए, क्या कह रहे हैं? We have a KCl solution जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज 0.86, जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमें गिवन है 0.86. और वो कह रहा है इस KCl सॉल्यूशन में कितना मास KCl का डाला जाए, कितना मास 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए कि यह जो KCl का सॉल्यूशन हो that is isotonic with a 4% weight by volume solution of glucose. मतलब ये जो KCl का सॉल्यूशन है आइसोटोनिक हो जाए किसके साथ? 4% of weight by volume of glucose solution. Now what are isotonic solutions? हम कहते हैं solutions which have same osmotic pressure are termed as isotonic solutions. वह solutions जिसका osmotic pressure same होता है उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है. चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको लिख लेता हूं. हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. सबसे पहली बात मैं KCl के लिए करता हूं. इधर की तरफ मुझे KCl का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. That is 1 decimeter cube and 1 decimeter cube is 1 liter. ये हम अच्छी तरह जानते हैं. 1 dm cube is 1 liter. उसके बाद अल्फा
अल्फा वी आर गिवन इट 0.86 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl is 74.5 grams। ये बात हमें गिवन है। और ग्लूकोज सॉल्यूशन के बारे में हमें क्या गिवन है? KCl सॉल्यूशन, इधर की तरफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, we are given with 4% weight by volume. Now it means 4 gram of solute is present in 100 gram of solution. Means 4 gram of solute is present in 100 ml of solution। ठीक है, 100 ml में कितना सोल्यूट है? 4 ग्राम। तो हम कहते हैं कितने मोल्स है 100 ml में? 4/342। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास यू आर वेरी मच फेमिलियर, सॉरी दैट इज 180। मैंने सुक्रोज का लिख दिया, दैट इज 180, 4/180। moles of glucose is present in 100 ml of solution। हमें क्या चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मोलैरिटी, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, मतलब 1000 ml में कितने मोल्स हैं। तो हम कहेंगे 40/180 moles of glucose is present in 1000 ml of solution। लीजिए, यहां से मेरे पास मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, जिसे हम C2 मान लेते हैं, that is 40/180। ठीक है, और हम कहते हैं इधर ऑस्मोटिक प्रेशर, लेट ऑस्मोटिक pressure of KCl solution is pi1 और इसका pi2। let osmotic pressure be pi2। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हमें पता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या है? फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस pi1 is equals to pi2। अब खास बात, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कब बराबर होगा? जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। हम लिखेंगे C1 RT is equals to C2 RT, क्योंकि दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा गया है, बोल रखा है R कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कब होगा? जब दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर होंगी, C1 C2। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन तो हमारे पास आई गई है C2। KCl की ओर निकाल लेते हैं, पर खास बात KCl की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाए? यहां पर KCl का मुझे अल्फा गिवन है 0.86,
मॉलिक्यूलर मास गिवन है, देखेंगे। हम कहते हैं लेट A be the moles of KCl in 1 liter of solution. Initially हमने KCl के A moles मान लिए। Let A be the moles of KCl in 1 liter of solution. हमने initially KCl के A moles मान लिए और हम कहते हैं KCl dissociate in a manner K plus Cl minus. Initially मैंने A moles माने थे, यहाँ 0 0। अल्फा भी था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है हमारा, मतलब मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ए मोल में कितने डिसोसिएट होंगे? ए अल्फा। यहां पर भी ए अल्फा। एक मोल 1 मोल ऑफ के प्लस और 1 मोल ऑफ के सी एल माइनस दे रहे हैं, तो ए अल्फा मोल्स ऑफ के प्लस देंगे, ए अल्फा मोल्स ऑफ सी एल माइनस देंगे। तो कितने बच गए मोल्स? ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा। हम कहेंगे टोटल मोल्स ऑफ KCl solution in 1 liter, total moles of KCl in 1 liter of solution, क्योंकि यहां पर हमने बोल रखा है 1 लीटर में हमने मान रखा है। टोटल मोल्स ऑफ KCl in 1 liter of solution after dissociation, डिसोसिएट होने के बाद कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में है? दैट इज माय मोलैरिटी, दैट विल बी माय C1। तो कितने हैं? हम कहेंगे ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, सॉरी यहां पर ए माइनस ए अल्फा। ए माइनस ए अल्फा, तो ए माइनस ए अल्फा यहां पर कर देता हूं मैं, प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, कैंसिल आउट, ए प्लस ए अल्फा मोल्स, ए कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस अल्फा लीजिए। C1 भी आ गया, मैं लिख देता हूं इसको C1। A1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है। अब मैं क्या करूंगा? C2 की वैल्यू हमारे को पता थी, दैट इज 40/180। C1 की वैल्यू यहां से आ गई है, A1 प्लस अल्फा, दोनों को इक्वेट कर दिया। अल्फा की वैल्यू 0.86, 40/180, तो यहां से A की वैल्यू आ गई 40/180 इंटू 1.86, और इसी समय मैं इसको सॉर्ट आउट कर देता हूं कैलकुलेटर से। लेट मी सॉर्ट आउट इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, मैं सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए, सो दैट टाइम कैन बी सेव्ड, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर्स। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉर्ट आउट करते समय एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं होगा, दैट्स व्हाई। चलिए, तो 40 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 1.86 विल गेट 0.11 लीजिए, दैट इज माय ए। ए क्या था?
check it. A with the moles of KCl in 1 liter of solution. अब मोल्स आ गए, मोल्स का एक्सप्रेशन हमें पता है, मास ऑफ सब्सटेंस, यहां पर सब्सटेंस क्या है, KCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl. मोल्स इज 0.119. मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, मतलब मास ऑफ KCl हमें निकालना है, अपॉन मास ऑफ KCl मोलर मास 74.5 ग्राम. 0.119 इंटू 74.5 ग्राम is equals to mass of KCl. and let me calculate it. मैं इसी समय इसको कैलकुलेट भी कर देता हूं by using calculator. 0.119 into 74.5 comes out to be 8.865 grams. यूनिट साथ में लगाएंगे, मास ऑफ KCl. ऑब्जर्व द न्यूमेरिकल गाइस. किस तरीके से न्यूमेरिकल को बनाया जा रहा है. लुक एट दैट पैटर्न. उस पैटर्न को समझा जाए. क्वेश्चन में हमें दे रखा है ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद KCl. आइसोटोनिक के लिए कंडीशन क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए. ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो. मैंने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन निकाली, 4% वेट बाय वॉल्यूम गिवन था, तो 4/180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml, तो 40/180 इंटू 1000 ml, मतलब 40/180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ml. 1000 ml मींस 1 लीटर. 1 लीटर मींस मोलैलिटी आ गई. ठीक. नाउ 1 डेसीमीटर क्यूब, हमें KCl की वॉल्यूम गिवन थी, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. अल्फा गिवन था हमें KCl का, मॉलिक्यूलर मास गिवन था. मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को π1 मान लिया, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को π2 मान लिया. अल्फा भी A भी द मोल्स ऑफ KCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. A मोल्स मान लिए इनिशियली, जब मैंने सॉल्यूशन डाला है, बनाया है KCl का, तो मैंने KCl के A मोल्स डाले इनिशियली. जो मैंने मोल्स डाले हैं वह मैंने A मान लिए. दैट इज किस तरह से डिसोसिएट होगा KCl K प्लस Cl माइनस. यहां से टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आ गए. 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, A1 प्लस अल्फा मोल्स होंगे. इसकी कंसंट्रेशन आ गई C1, C2 आ गई, अल्फा की वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दी, हमें मोल्स आ गए, और मोल से मास ऑफ KCl आ गई. अब खास बात, यहां पर मैंने वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट नहीं लगाया है. वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया? देखिए, हमें अल्फा गिवन था, पर हमें आई निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. हमें वेंटो फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. अगर मैं ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl सॉल्यूशन निकालता तो मुझे वेंटो फैक्टर की आवश्यकता पड़ती, पर मैंने वो तो निकाला ही नहीं. Just give me 2 minutes. हाँ जी गाइस, तो मैंने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर तो निकाला ही नहीं है KCl सॉल्यूशन का, मैंने कंसंट्रेशन निकाली है C1 मोल्स पर लीटर निकाले, इसलिए वेंटो फैक्टर का कोई उपयोग नहीं हुआ. वेंटो फैक्टर का मेरे को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी. मैंने यहां से मोल्स निकाल ली आफ्टर डिसोसिएशन, उसी का उपयोग कर आई हैड कैलकुलेटेड. इन दैट मैनर वी यूज्ड टू सॉर्ट आउट दैट क्वेश्चन. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट एंड देन वी प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन. फटाफट से कॉपी कर लिया जाए.
चलिए, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज। क्वेश्चन नंबर 55, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। चलिए, लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलिए, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 55। लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। व्हाट डज क्वेश्चन सेज? Calculate the molecular weight of a protein if its 0.2 weight by volume solution in acetone having specific density 0.8 shows an osmotic rise of 23.1 mm against pure acetone at 25 degrees Celsius, sorry, 27 degrees Celsius. Now, look at the question. First, try to understand the question. What a question is trying to say. देखिए, एक मेरे पास सॉल्यूशन है, एक प्रोटीन है, उसका मेरे पास सॉल्यूशन है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम। उस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक डेंसिटी वी आर गिवन 0.8 shows an osmotic rise of 23.1 mm against pure acetone। सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन बनाता हूं। लेट मी फर्स्ट एलैबोरेट द कंडीशन। किस तरह का न्यूमेरिकल है, क्या वहां पर कंडीशन है। जस्ट इमेजिन ए बीकर, एक बीकर इमेजिन कर लिया जाए and we had put it an inverted funnel in that beaker, in that manner,
वहां पर हमने कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड फनल को रखा हुआ है इस बीकर में, एंड in that beaker we had हमने क्या डाल रखा है, प्योर एसीटोन. We had filled with pure acetone. In that beaker we had filled with pure acetone. Pure acetone. And यहां पर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं. किसी भी चीज की हो सकती है, वो कोई वेजिटेबल का छिलका हो सकता है, कोई एनिमल स्किन हो सकती है, कोई लेदर हो सकती है, कुछ भी. ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM. एंड लेट मी ऐड ए सॉल्यूशन, ए प्रोटीन सॉल्यूशन. मैंने यहां से प्रोटीन सॉल्यूशन ऐड करता हूं. ना कुछ इस तरह की वहां पर कंडीशन. अब जैसे ही मैं इसके अंदर प्योर सॉल्यूशन ऐड करूंगा, व्हाट विल हैपन, वहां पर आखिरकार होगा क्या. देखिए, बाहर वी हैव गॉट प्योर एसीटोन, अंदर वी हैव गॉट ए सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन 0.2% सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम. अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है. Now at that condition there is a difference in the concentration across this SPM. इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसंट्रेशन डिफरेंस है, एंड ड्यू टू विच ऑस्मोसिस विल ओकर, जिसकी वजह से यहां पर ऑस्मोसिस होगा. एंड द मॉलिक्यूल्स, the solvent molecules will start penetrating inside the funnel through this semi-permeable membrane. बाहर से solvent molecules अंदर की तरफ penetrate करने लगेंगे in that manner, क्योंकि अंदर concentration ज्यादा है, बाहर concentration कम है. Osmosis, the flow of solvent molecules from low concentration to high concentration. और इस वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, बाहर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ फनल के अंदर पेनिट्रेट करने लगेंगे, और पेनिट्रेट करने लगेंगे तो धीरे धीरे यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा. इस सॉल्यूशन का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वह बढ़ता जाएगा, और यह हाइड्रोस्टेटिक बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा कि वह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा. एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन विल रीच. वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है, वहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. वह कितना बड़ा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितनी हाइट बढ़ी है, 23.1 mm. इतना सॉल्यूशन बढ़ गया है, इतना सॉल्यूशन की हाइट बढ़ गई है, और इतना बढ़ने के बाद वह इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है, उसने इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लिया. तो हमें यह बताना है कि यह जो सॉल्यूशन था इसका मॉलिक्यूलर मास क्या था. ठीक है, हम कहते हैं at dynamic equilibrium condition. ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मैंने ऑस्मोसिस सिखाया था, ऑस्मोसिस के कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स बताए थे. उस समय मैंने आपको ये बात बड़े एलैबोरेट में समझाई. एट डायनामिक इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज गिवन बाय H rho g and osmotic pressure is given by CRT.
और मैंने ये भी बताया था कि इन इक्वेशंस को इक्वेट करते वक्त हमें यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पास्कल में आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में आता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको देख लिया जाए। हम कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी, हमें इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक डेंसिटी गिवन है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेसिफिक डेंसिटी? It is defined as the ratio of the density of the substance to the standard substance. Specific density क्या होती है? Relative terms में बात करते हैं. It is the ratio of the density of that substance to the some standard substance. मैं लिखता हूं specific density. Specific density of the substance upon density of standard substance. Standard substance. ये हम जानते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में भी इन बातों को समझ चुके हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। और हम कहते हैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए that standard substance is water, that standard substance is water. स्टैंडर्ड सब्सटेंस कौन होता है? वाटर होता है सॉलिड्स और लिक्विड के लिए। एंड द स्पेसिफिक and the density of that water, density of water is given by 1000 kg per meter cube. थाउजेंड kg पर मीटर क्यूब। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले मैं यहां से डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस निकाल लेता हूं। स्पेसिफिक डेंसिटी इज 0.8। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से kg पर मीटर क्यूब मेरी आ गई डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। दैट इज रो। रो की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.8 इंटू 10 की पावर 3। मेरे पास h की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 23.1 mm, और मैं इसको लिखता हूं 23.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसको भी स्टैंडर्ड यूनिट में ले आया हूं मीटर में। और जी हम जानते हैं 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया जाए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
H रो G, H की वैल्यू 23.1 into 10 की पावर -3, रो is 0.8 into 10 की पावर 3 and G 9.8। मैं इसी समय इसको कैलकुलेटर से सॉर्ट आउट करके लिख देता हूं एंड इट्स कम आउट टू बी 181.1 पास्कल, that will be in Pascal। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पाई, उसके लिए मोलैरिटी चाहिए C। सबसे पहले मोलैरिटी निकाला जाए। मेरे पास 0.2% वेट बाय वॉल्यूम गिवन है। 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मींस 0.2% weight by volume means 0.2 gram of solute in 100 ml of solution। तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे? हम कहते हैं लेट m be the molecular mass, m be the molecular mass of that substance। let m be the molecular mass of that substance, mass of प्रोटीन का मोलिकुलर मास हमने m मान लिया। लेट m बी द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। तो कितने मोल्स हो गए? 0.2 बाय m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1000 ml में कितने होंगे? 100 ml में 0.2 बाय m है, तो 1000 में 2 बाय m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब 1000 मींस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने मोल्स है? 2 बाय m। तो यहां से C हो गया 2 बाय m। Now let us try to calculate osmotic pressure CRT। C की वैल्यू 2 बाय m, R is 0.0821, temperature is 298 Kelvin। Observe it, temperature is 270 Celsius means 298 Kelvin। एंड मैं इसी समय इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूं बाय यूजिंग ए कैलकुलेटर। 2 बाय m, 2 into 0.0821 into 298 and it's come out to be 49.26 atmosphere by m। लीजिए यहां से मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, बट दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर। इसको पास्कल में करना पड़ेगा क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। ये मेरा पास्कल में आया है, कहां गया? ये मेरा पास्कल में आया है, ये एटमॉस्फेयर में है। इसको पास्कल में करना पड़ेगा। कैसे? हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स। ये हम जानते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर इतने पास्कल के बराबर है, तो इतने एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होंगे? सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहेंगे
pi in pascals is equals to 49.26, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम पड़ रहा है, इंटू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 by m. That will be in pascals. पास्कल में आ जाएगा. एंड नाउ विल इक्वेट इट, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. हम कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितने के बराबर है? 181.1 और यहां पर 49.26 इंटू 1.01325 10 की पावर 5 अपॉन m. सॉर्ट आउट इट, यहां से सॉर्ट आउट कर लेंगे और इसी समय मैं इसको सॉर्ट आउट कर कर लिख भी देता हूं. 149.26 into 1.01325 divided by 181.1 and we'll get 27560.2750 into 10 की power 5 will be the molecular mass of that protein. Observe it. That will be the molecular mass of that protein. किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है? सबसे पहले कंडीशन को बनाया, कंडीशन को समझा, जो जो गिवन है उससे डाटा निकाला, कंडीशन को अप्लाई कर दिया. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर m आ गया. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर HROG, स्पेसिफिक डेंसिटी गिवन है, यहां से डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस निकाल लिया, रो आ गया. H हमें पता है और G हमें पता है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया. कंसंट्रेशन हमें निकालनी थी C, मोलैरिटी 0.2% वेट बाय वॉल्यूम, ये हमें गिवन था, यहां से हमने मोलैरिटी निकाल ली. उसके बाद R हमें पता है, T हमें पता है, सब्स्टिट्यूट करके ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया. पर याद रहे ये जो प्रेशर आया है पास एटमॉस्फेयर में है, ये जो प्रेशर आया है पास्कल में आया है. इसको इक्वेट करना है तो हमें यूनिट्स सेम रखनी होगी. तो एटमॉस्फेयर को पास्कल में कर दिया हमने, 1 एटमॉस्फेयर इज दैट मच ऑफ पास्कल, मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी पास्कल में आ गया और उसके बाद हमने इक्वेट कर दिया एंड फाइनली वी गेट आवर आंसर. कॉपी डाउन फास्ट एंड देन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फास्ट. चलिए अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 57 of your study package. And what does it says? Which one of the following pairs can we accept to be isotonic at same pressure? Sorry, same temperature. मैं लिखता हूँ which of the following pairs are expect to be isotonic at same temperature?
कौन कौन से पेयर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट इज 0.1 मोलर यूरिया and 0.1 molar NaC. Second is 0.1 molar urea and 0.2 molar MgCl2. Third, 0.1 molar NaCl, 0.1 molar Na2SO4, and the fourth is 0.1 molar cobalt nitrate and 0.1 molar Na2SO4. Observe it, we are given with four solutions, 4 parts, and we have to identify among which of the following will be isotonic. इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा. चलिए हम कहते हैं 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर NaCl. यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा पर NaCl डिसोसिएट होगा. दोनों का कंसंट्रेशन तो बराबर है पर NaCl का डिसोसिएट हो जाने से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बढ़ जाने से वहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह भी बढ़ जाएगा. तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा. हमें आइसोटोनिक बताने, आइसोटोनिक मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम. तो NaCl और यूरिया का इस कंडीशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा. यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, NaCl डिसोसिएट होगा. डिसोसिएट होगा तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा. 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.2 मोलर MgCl2. यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन में ही फर्क है. दूसरा, यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, MgCl2 डिसोसिएट होगा और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे. तीसरा, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर Na2SO4. NaCl भी डिसोसिएट होगा, Na2SO4 भी डिसोसिएट होगा. NaCl डिसोसिएट होकर Na+ और Cl- देगा और Na2SO4 डिसोसिएट होकर 2Na+ SO4 2- देगा. तो ये दो पार्टिकल्स देगा और इसने 3 पार्टिकल्स दी. तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. इसका मतलब यह भी आइसोटोनिक नहीं हो सकता. 0.1 मोलर कोबाल्ट नाइट्रेट. कोबाल्ट नाइट्रेट कैसे डिसोसिएट होगा? CO2+ 2NO3-. उसके बाद Na2SO4 ये कैसे डिसोसिएट होगा? 2Na+ SO4 2-. ऑब्जर्व इट, इसके लिए भी n की वैल्यू 3, इसके लिए भी n की वैल्यू 3. डिसोसिएट होकर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देंगे. दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों डिसोसिएट होकर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देंगे तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा. दैट मीन्स they are isotonic with each other. They are isotonic with each other. ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक होंगे क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है, इनकी कंसंट्रेशन बराबर है और इस वजह से इनके द्वारा लगने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा. And hence they will be isotonic. You please copy down fast.
फटाफट कॉपी करिए और फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इसी वक्त डिस्कस करते हैं। कॉपी डाउन फास्ट।